हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 क्लास 7 साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। उसके नोट्स आप साथ में नोट करते जाइएगा एंड साथ में हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको और भी अच्छे से इसका समझना है तो फिर चैप्टर की रीडिंग जो उस पर रीडिंग पे जो नोट्स बनाए गए हैं आप वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड। मूविंग एयर जो हवा मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा विंड। नेक्स्ट, अब आपके जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है। एक कैन वाली एक्टिविटी आप देखोगे, ये बॉटल वाली एक्टिविटी देखोगे, बैलून्स वाली एक्टिविटी, पेपर वाली एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो जो ये टिन कैन वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है कि टिन कैन अपना शेप क्यों बदल देता है जब उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। ठीक है, अब जैसे आपको टाइटल से ही पता लग रहा है कि एयर, जो हमारे आसपास जो एयर है, जो हवा है, उसके अंदर भी प्रेशर होता है। मतलब अगर हवा भी चाहे तो वो भी किसी चीज़ को पिचका सकती है, किसी भी चीज़ के ऊपर एक्ट कर सकती है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक कैन लिया, उस कैन के अंदर पानी भरा। ठीक है, और उस कैन को जो है फ्लेम पे चढ़ा दिया। अब जैसे उसके अंदर का पानी आपने देखा बॉईल होने लगा तो उसके ऊपर ढक्कन आपने ढक दिया, और फिर जब उसको ढक्कन ढकने के बाद आपने उसको नीचे उतारा और उसके ऊपर ठंडा वाटर डाल दिया। अब जैसे ही आपने ठंडा वाटर डाला तो आप देखते हो वी फाइंड दैट द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिसऑर्टेड। डिसऑर्टेड मतलब शेप जो है वो थोड़ा जैसे ना सर्कल है ना स्क्वायर है, एकदम अजीब सा ही शेप बन गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो वो इसलिए हुआ व्हेन द कोल्ड वाटर इज पॉर्ड। जब कोल्ड वाटर डाला गया तो अंदर की जो भाप थी, अब आपने देखो अभी अभी ढक्कन लगाया था, अभी अभी जब ढक्कन लगाया था तो ढक्कन के ऊपर आप देखते हो कि छोटे थोड़े बहुत ऐसे स्टीम जो है कंडेंस हो जाती है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लगते हैं। तो उतने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स अभी नहीं होंगे क्योंकि जस्ट ढक्कन लगा के आपने नीचे रखा और पानी डाल दिया, ठंडा पानी आपने डाल दिया। तो जैसे ही आपने ठंडा पानी डाला तो बहुत सारी स्टीम जो है वो लिड के ऊपर आकर क्या हो गई? कंडेंस हो गई। एंड कंडेंस होने की वजह से जो हवा अंदर थी, जो हवा कैन के अंदर थी, उसका अमाउंट बहुत कम हो गया। अंदर हवा का अमाउंट कम हो गया, लेकिन बाहर ठंडा पानी डालने से बाहर हवा का अमाउंट ज़्यादा हो गया। और जो अंदर हवा कम है बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली हवा ने क्या किया, उस कैन को कंप्रेस कर दिया तेज़ी से, जिसकी वजह से उसका शेप डिसॉर्ट हो गया। तो द एयर फ्रॉम आउटसाइड, जो एयर बाहर थी, उसने कंप्रेस कर दिया कैन को बाहर से, देयर बाय डिसॉर्टिंग इट, और इसलिए वो डिसॉर्ट हो गई। दिस शो डेट एयर एक्सर्ट द प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? एयर के अंदर प्रेशर है। अब आपसे पूछा जा सकता है 2 क्वेश्चन कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसके लिए एक एक्टिविटी बताओ, तो आप बता सकते हो। ये मैंने बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। एंड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक कैन में जो है बॉइल्ड कैन में फिर आपने वाटर डाल दिया तो उसका शेप क्यों डिसॉर्ट हो गया, ये पूछा जा सकता है। तो उसमें आप ये वाला आंसर लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज ए, जो यहाँ पर आपकी बुक में ये वाली एक्टिविटी दी है उसको मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। बोला जाता है कि एक बॉटल लेना है आपको और एक जो है पेपर लो, उसका पीस बना लो, ऐसे क्रम्पल कर लो उसको। ठीक है, हाथों से जब आप उसको डस्टबिन में फेंकने जाते हो तो क्रम्पल कर लेते हो ना, वैसे ही आपको करना है। अब उस छोटे से पीस को आपको बॉटल के माउथ के नियर रखना है और अपना माउथ उस पर लेकर आना है, मतलब लाना है और फिर फूंक मारना है तेजी से। अब आपको ये देखना है कि ये जो पीस है, जब आप पास से फूंक मारते हो तो क्या ये पीस अंदर की तरफ बॉटल के अंदर जा पाता है? बहुत पास से, और थोड़ा सा ऊपर रखना बॉटल, जो अपना माउथ है वो बॉटल के थोड़ा सा ऊपर। तो क्या ये पीस अंदर जा पाता है? फिर आप थोड़ा सा दूर रहकर इस पे फूंक मारने की कोशिश करना, तब जा पाता है कि नहीं। फिर दूसरी एक्टिविटी ये है कि आपको क्या करना है, 2 बैलून्स एक धागे पर टांगने हैं। ठीक है, और आपको इसके बीच में फूंक मारनी है, बहुत तेजी से आपको इसके बीच में फूंक मारनी है। तो आप देखोगे कि बैलून्स दूर जाने की वजह पास आ रहे हैं, ये एक चीज़। फिर लास्ट एक्टिविटी क्या है? लास्ट एक्टिविटी क्या है? यहाँ पर आपने एक पीस लिया, ठीक है, सिंपल आपने एक पेपर का पीस काटा, स्ट्रिप काटी आप कह सकते हो, उसको आपने अपने माउथ के नीचे रखा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस जो पर्सन है उसने कैसे किया है। एंड आपको इस पर फूंक मारना है। जब आप फूंक मारोगे नीचे रख कर तब क्या होगा, और जब आप उस पर थोड़ा सा दूर रह के फूंक मारोगे तब क्या होगा। अभी आपने इसको जस्ट अपने माउथ के पास रखा है और फूंक मार रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा दूर अपने माउथ से दूर रखोगे या फिर जस्ट माउथ के पास यहाँ पर रखोगे, तब क्या ये पेज उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो
तीनों ही केसेस में वो चीज़ें हो रही हैं जो आपने नहीं सोची थी। जब आप पास रहकर बॉटल पे फूंक मार रहे हो तब ये पेपर का पीस पीछे नहीं जाएगा, लेकिन जब दूर रह के फूंक मारोगे तब चला जाएगा। ऐसा क्यों? और यहाँ पर बैलून्स के बीच में फूंक मारने से तो बैलून्स दूर जाने चाहिए, पास क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हवा की स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ पर आप फूंक मार रहे थे, आपकी हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, आपने बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसका मतलब प्रेशर कम था। जब ये देखो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, ये है आपकी बॉटल एंड ये है आपका माउथ और ये है पेपर का पीस। जब आप यहाँ हवा, आपकी जो हवा की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर कम था, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम था। प्रेशर से ही तो होती है कोई चीज़। अगर आप एक ब्लॉक को बहुत तेज़ धक्का दे रहे हो तो आप क्या लगा रहे हो? प्रेशर। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो ही तो धक्का दे पाओगे ना। तो यहाँ पर तो प्रेशर कम था, तो ये पीस कैसे पीछे जाएगा? हवा से नहीं जाएगा, प्रेशर से जाएगा, तो प्रेशर तो है ही नहीं। ये चीज़ हमेशा दिमाग पे रखना, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर हमेशा कम होगा। तो यहाँ पर आपके फूंक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो प्रेशर कम हुआ, ठीक है। अब बॉटल के अंदर क्या हो रहा है? बॉटल के अंदर हवा, कोई फूंक मार रहा है, कोई फूंक नहीं मार रहा, तो इसका मतलब हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। अब हवा की स्पीड कम है यानी प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉटल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बॉटल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो बॉटल क्या कर रही है? इस पेपर की स्ट्रिप को अंदर से धक्का दे रही है, अंदर से बहुत तेज जो है वो प्रेशर दे रही है, जिसकी वजह से ये पेपर का पीस अंदर नहीं जा पा रहा है। अब आप समझो, ये है आपका बॉटल और यहाँ पर इतनी दूर पर है आपका क्या? माउथ, और ये है पेपर का पीस। अब आपने क्या किया? फूंक मारा। अब आपके फूंक की स्पीड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभी देखो, अब आपके फूंक की स्पीड यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ तो ज़्यादा नहीं है ना, यहाँ तो क्या है? कम है। यहाँ ज़्यादा है बट यहाँ पर कम है। तो जब यहाँ स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो तेज से धक्का लगेगा इस पीस को और वो अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो जितनी दूर से आप फूंक मारोगे, ऐसा नहीं बहुत दूर से फूंक मारो, ठीक है, वरना प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा पास रहकर फूंक मारना है जिसकी वजह से पेपर का पीस अंदर चला जाए। ओके, तो एयर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इधर भी सेम ही है। यहाँ पर क्या हुआ? बैलून्स के बीच में आपका फूंक का स्पीड क्या था? फूंक का स्पीड बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? स्पीड अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो रहा था। अब प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है तो ओके, यहाँ पर अभी जो है मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ये है बैलून और ये है बैलून। बैलून के यहाँ पर स्पीड क्या है? मतलब सराउंडिंग में, मतलब आसपास में क्या है? हवा जो है, हवा की स्पीड, हवा धीरे धीरे चल रही है, आराम से चल रही है। तो अब यहाँ पर हवा का स्पीड कम है और प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ के प्रेशर ने क्या किया? इन दोनों बैलून्स को आपकी तरफ, आपके चेहरे की तरफ धक्का दिया, आपके चेहरे की तरफ धक्का दिया। आप यहाँ पर बहुत तेज़ फूंक मार रहे हो, वातावरण में जो भी आपके सराउंडिंग में जितनी हवा चल रही है उससे तेज से आप फूंक मार रहे हो, फूंक कर, ठीक है। तो आपकी स्पीड, हवा की जो फूंक की स्पीड है वो ज़्यादा है, तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप इनको धक्का नहीं दे पाओगे। प्रेशर कम हो जाएगा तो आप बैलून्स को धक्का नहीं दे पा रहे हो अपनी फूंक से, बल्कि जो बाहर की सराउंडिंग की जो एयर है वो इसको पुश कर रही है। एक चीज़ हमेशा इन तीनों एक्टिविटी से एक ही चीज़ पता लगती है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा रहेगी, इंक्रीज विंड स्पीड, जितना विंड स्पीड इंक्रीज होगा इज एकम्पनीड बाय, उतना ही वो किसके साथ जुड़ा रहेगा? प्रेशर के साथ। उतना ही उसका प्रेशर रिड्यूस होगा, उतना ही उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम, और एक बात हमेशा याद रखना जो कि जियोग्राफी में भी आपने पढ़ रखी है, कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लो प्रेशर की तरफ जाती है। मेरा जो है आधा से ज़्यादा टाइम इसी में जो है चला गया कि आपको ये समझाने में कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा एंड एयर प्रेशर कम रहेगा, एंड आपकी बुक में भी आधे से ज़्यादा पेजेस इसी में वेस्ट हुए हैं आपको सिर्फ एक लाइन समझाने में, कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा रहेगी तो प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो एयर कहाँ से मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस पे ज़्यादा जो है डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार आप एक्टिविटी को थोड़ा सोच समझ के देखना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हवा है जब उसको गर्म करो तो वो और चीज़ों को एक्सपैंड कर देती है और हवा में उड़ने लगती है, ठीक है। सिंस इट्स एक्सपैंड इट टेक्स अप द मोर स्पेस एंड देयरफॉर बिकम द लाइटर। अब देखो, हवा को अगर गर्म करोगे तो तीन चीज़ें होंगी, हवा को गर्म करोगे तो तीन चीज़ें होंगी। हवा एक चीज़, जिस चीज़ पे हवा को गर्म कर रहे हो, मतलब समझ लो आप रोटी जो है उसको जो है गर्म कर रहे हो,
तो हवा क्या होगी, एक्सपैंड होगी। आप देखोगे रोटी फूलेगी, ठीक है, उसके अंदर एयर भरेगा जो उसको एक्सपैंड करेगा, रोटी फूलेगी। तो एयर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रही है। दूसरी चीज़, अब अगर आप रोटी को वहीं फोड़ दो या फिर जो है उस पर एक पिन आप कर दो या फिर नहीं भी करो तो भी आप देखोगे उसमें से जो भाप है वो निकल रही है। तो दूसरी चीज़ क्या है, एयर राइज अप होती है। तीसरी चीज़, हवा जो है वो लाइटर बन जाएगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करेगी। अगर आप किचन में हो, आप जो है गैस कहाँ जल रही है, सिर्फ तवा गर्म हो सिर्फ उतने पे जल रही है, लेकिन किचन पूरा किचन गर्म होता है। पूरा किचन क्यों गर्म हो रहा है, आपने जो गैस है वो तो सिर्फ तवे के नीचे ही जल रही है ना, पूरा किचन क्यों इतना ज़्यादा भभक रहा है, क्यों इतना गर्म हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गर्म हवा है उसने पूरी वो ज़्यादा स्पेस कवर करती है और बहुत लाइटर होती है, उड़ जाती है आसानी से, इसलिए। ठीक है, तो वार्म एयर क्या होती है, लाइटर होती है और कूल एयर से जो ठंडी हवा होगी वो हैवियर होगी और जो वार्म एयर होगी वो लाइटर होगी। लाइटर होगी तो हवा में उड़ेगी और पूरा जो है वो स्पेस कवर कर लेगी। दैट इज वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप, इसलिए जो धुआं होता है वो हमेशा उड़ता है, राइज अप होता है, कभी भी नीचे नहीं बैठ जाता है। वंस वार्म एयर राइज अप, एक बार वार्म एयर जो है वो राइज अप होने लग गई तो एयर प्रेशर इज लोवर्ड। ठीक है, तो हवा की जो प्रेशर होगी वो कम हो जाएगी। क्या पढ़ा अभी यहाँ पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गर्म हवा राइज अप, जो गर्म हवा है वो वार्म एयर राइज अप, तो एयर प्रेशर इज लोवर्ड, तो एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होने लगेगा। देन कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेस टू फिल इट्स प्लेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये एक्टिविटी, दो एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, ये चैप्टर पूरा एक्टिविटी से भरा हुआ है। ठीक है, आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया, दूसरा ग्लास लिया और तीसरा ग्लास लिया। इसमें आपने उल्टा उल्टा नहीं सीधा कर आपने क्या डाल दिया, टेस्ट ट्यूब डाल दिया। ओके, ठीक है, ये सीधा कर टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ऐसे कर होता है, एक साइड इसका खुला होता है, आपने डाल दिया। ओके, ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा वाटर है। और ये वाला वाटर कौन सा है, नॉर्मल वाटर है। आपने क्या किया, बैलून लगा दिया तीनों पे। आप देखोगे कौन सा बैलून फूल रहा है, आप देखोगे कि हॉट वाटर वाला बैलून जो है वो फूल रहा है। क्यों फूल रहा है, क्योंकि हॉट वाटर के अंदर की जो हवा है वो राइज अप हुई, राइज अप होने के बाद उसने क्या किया, अब कहीं और से तो निकल नहीं सकती है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर भर गई। टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लगा हुआ है, बैलून, अब वो बाहर तो निकल नहीं सकती है, तो वो बैलून के अंदर जो है वो हवा जो है वो फिलअप हो गई, हवा फिलअप हो गई एंड वो बैलून फूल गया। ठीक है, आइस वाटर के अंदर क्या है, आइस वाटर के अंदर क्या है, जो हवा है वो ठंडी है। ठीक है, तो वो उड़ तो सकती नहीं है, ना ही वो लाइटर है, वो बहुत ज़्यादा हैवियर है, इसलिए कोई हवा यहाँ पर बैलून एकदम फुस सा पड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी नहीं फूला है। अब यहाँ बात करते हैं नॉर्मल वाटर की। नॉर्मल वाटर में थोड़ा तो गर्माहट होगा ना और थोड़ा ठंडक होगी, तो जो गर्म है, थोड़ा सा वाटर जो गर्म है उसमें से थोड़ी सी हवा निकलेगी और बैलून को फुला देगी। ठीक है, बैलून क्यों फूल रहा है, बैलून इसलिए फूल रहा है क्योंकि जो एयर है वो लाइटर है तो वो जो है ऊपर उठेगी तो वो अब जितना ज़्यादा हो सके उतना स्पेस कवर करेगी। ओके, अब दूसरी एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, आपको ये एक ऐसे स्ट्रैंड सा ले लेना है। ठीक है, एक डंडी ले लो, उस पर 2 पॉलीथीन बैग्स टका दो, ये वाला हिस्सा खुला हुआ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक जो आपको दोनों को इक्वल पे ऐसे पकड़ के रखना है। ठीक है, इक्वल पे आपने पकड़ के रखा एंड आपने एक के नीचे कैंडल रख दिया। आप जैसे ही एक के नीचे कैंडल रख दोगे आप देखोगे कि जो ये वाला पॉलीथीन है, जो इस साइड वाला पॉलीथीन है, ये आपका धागा आपने पकड़ा तो सीधा है, आपने सीधा पकड़ा, बट ये कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉलीथीन है ये नीचे की तरफ आ जाएगा एंड ये उड़ने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लेम से के अंदर से निकलने वाली गर्म हवा इसके अंदर भर रही है। ठीक है, क्योंकि वो लाइटर है तो ऑब्वियसली वो उड़ेगी और कहीं किसी न किसी चीज़ के अंदर जाकर उसको स्पेस दे देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वार्म एयर उड़ी, ठीक है, लाइटर थी तो ये उड़ने लग गई, फ्लाई करने लगी और फिर उसके बाद जाकर इस पॉलीथीन के अंदर पूरी फिल हो गई एंड इसने ऊपर की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर तो कोई हवा नहीं थी तो ये अपना नीचे जो है जाने लग गया, ये नीचे की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका मतलब ये पता लगता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर गर्म हवा भर गई, गर्म हवा ने क्या किया, इस पॉलीथीन को ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, मतलब एयर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा हो गया। एयर प्रेशर क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि वार्म एयर भी ज़्यादा था। वार्म एयर क्या हुआ, वार्म एयर बहुत तेज़ी से जो है उठ रहा था। ओके, तो द कोल्ड एयर फ्रॉम द प्लेस सराउंडिंग टू द फील्ड, यही चीज़ है। अब क्या होगा,
आसपास की जो सराउंडिंग में, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी गर्म हवा इस पॉलिथीन के अंदर ही जा रही है, कुछ सराउंडिंग के अंदर भी तो जा रही है ना, तो मतलब कुछ हवा इस पॉलिथीन के अंदर भी चली जाएगी। यही चीज़ यहाँ लिखी है कि द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से कुछ हवा कहाँ जाकर किसी और जगह पे जाकर फिलअप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू, जो विंड करंट हवाएं होती हैं, आप देखोगे किसी मौसम में हवा चलती है, किसी मौसम में हवा नहीं चलती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, गर्मियों में लू वगैरह क्यों चलती हैं, बल्कि ठंडियों में लू क्यों नहीं चलती हैं? ठीक है, तो ये सब चीज़ देखोगे। तो सबसे पहला है ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले तो क्योंकि इसमें पूरी एक्टिविटीज़ भरती गई हैं। ठीक है, सिर्फ एक या दो लाइन समझाने के लिए। दूसरी चीज़ ये बता रखी है कि विंड करेंट्स सब कंफ्यूज मत होना कि जो हवाएं हैं वो क्यों चलती हैं, किसी मौसम में चलती है, किसी में नहीं चलती है, उनका कारण क्या है। तो अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, आपके अर्थ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इक्वेटर और एक होता है पोल। ठीक है, एक जगह होती है पोल्स की और एक जगह होती है इक्वेटर की। इक्वेटर पे क्या कौन प्रेजेंट रहता है? इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा धूप प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इक्वेटर पे जितने एरियाज आते हैं, इंडिया भी इक्वेटर पे ही थोड़ा सा लाई करता है, तो जितने एरियाज आते हैं उन एरियाज में गर्मी पड़ती है। अब पोल्स की बात करें तो पोल्स में क्या होता है? पोलर रीजन होता है, मतलब वहाँ बहुत ठंडक होती है, बहुत ठंडा होता है। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि एयर नियर द इक्वेटर गेट्स वार्म, इक्वेटर के पास वाली जो हवा है, इक्वेटर के पास जितना भी सराउंडिंग है वो सारा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म। तो गर्म एयर क्या होती है? राइज होती है। तो ये गर्म एयर, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये है इक्वेटर, यहाँ पर हवा गर्म हो गई, अब ये हवा उठने लग गई, ठीक है, राइज होने लग गई, उड़ने लग गई। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ 0 है, 0 to 30 डिग्री के बीच में जितनी भी ठंडी हवा है वो इक्वेटर की तरफ आने लगेगी। जितनी भी ठंडी हवा है वो किसकी तरफ आ रही है? इक्वेटर की तरफ आ रही है। और ठंडी हवा इक्वेटर की तरफ आ रही है, गर्म हो रही है और हवा में उड़ रही है। समझ रहे पूरा प्रोसेस कि 0 to 30 डिग्री, मतलब ये है 0, यहाँ पर है 30 डिग्री, यहीं पे कहीं पे होता है। तो 0 to 30 डिग्री के बीच में जितनी भी ठंडी हवा है वो कहाँ आ रही है? इक्वेटर की तरफ आ रही है। एंड इक्वेटर की तरफ वो गर्म होकर ऊपर उड़ने लग रही है। अब क्या हो रहा है? ये हवा उड़ रही है। These winds blow from the north and south, अब ये हवा उड़ के कहाँ जा रही है? इधर बैठ जा रही है एंड आधी इधर पे बैठ जा रही है। कहाँ बैठ रही है? समझ लो, पोल्स पे बैठ रही है, पोल्स के आसपास ही। ठीक है, तो ये जो वार्म एयर जो उड़ रही थी ये एक साइड पे जाकर बैठ जा रही है। ओके, लो प्रेशर कहाँ पर होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो लो प्रेशर यहाँ इक्वेटर पे हुआ एंड हाई प्रेशर कहाँ हुआ? इस तरफ हुआ, क्योंकि यहाँ ठंडक है। ठीक है, जहाँ ठंडा होता है वहीं हाई प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर हो गया। और एयर कहाँ मूव करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर कहाँ मूव करता है? आपने दो चीज़ें पढ़ी अभी, आपने ये पढ़ा कि जो यहाँ वार्म एयर है वो उठेगा एंड साइड पे जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ी। अब यहाँ पर सारी हवा है, ठीक है, सारी हवा यहाँ पर आकर बैठ चुकी है। दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ी है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अब देखो, एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट अ लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ठीक है, मतलब 60 डिग्री पे कहीं पर जाकर पोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि पोल्स पे क्या है? पोल्स पे क्या है? बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, इसका मतलब वहाँ प्रेशर हाई है। ओके, द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड, इन लैटिट्यूड पे जो वार्म एयर है वो राइज अप होगी एंड कोल्ड विंड, जो ठंडी हवा है वो वार्म एयर से, मतलब वार्म एयर से बोल रही हूँ, जो ठंडी हवा है पोलर रीजन से, वो कहाँ पर रश होंगी? इक्वेटर की तरफ। अभी आप जो नेक्स्ट उसमें देखोगे, ये देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अर्थ है, यहाँ पर है समझ लो 0 डिग्री, यहाँ पर है 30 डिग्री एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ 60 डिग्री। 60 डिग्री पे क्या है? पोल्स। 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर है, बहुत गर्मी है, लो प्रेशर हो रहा है। पोलर रीजन्स पे क्या है? बहुत ठंडी हवा है, पोलर रीजन्स पे हाई प्रेशर है। तो एयर ने क्या किया? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू किया, ऐसे ऐसे। यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है और यहाँ पर तो लो प्रेशर है, तो जितनी भी हवा है वो सब लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो गई। यही चीज़ है, पिछले साइड में यही चीज़ लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है कि एयर नियर इक्वेटर गेट वार्म एंड कूलर एयर फ्रॉम द पोलर रीजन विल मूव टू द, कहाँ मूव करेगी? विल रशेज डाउन टू द लोअर प्रेशर, इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। इन दिस वे, और इसी तरीके से विंड सर्कुलेशन होता रहेगा फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स। पोल्स से कहाँ जाता रहेगा?
दिस विंड सर्कुलेशन कैसा होगा, पोल्स से वार्मर लैटिट्यूड। अब आप बोलोगे इसमें सब कंफ्यूजन है, तो एक सिंपल सी चीज समझो, एयर नियर द इक्वेटर गेट वार्म, जो इक्वेटर के पास वाली जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। वार्म एयर राइजेस, जो गर्म हवा है वो उड़ने लगेगी, ठीक है, राइज उठने लगेगी। और जो कूलर एयर है, द कूलर एयर, अब मैं आपको जो बोल रही हूँ वही लिखना बस, द कूलर एयर फ्रॉम द पोल्स, यहाँ पर लिख देना, द कूलर एयर फ्रॉम द पोल्स मूव्स इन, जो पोल्स से जो हवा आ रही है वो अंदर की तरफ आने लगेगी, ठीक है, हमारे इक्वेटर की तरफ आने लगेगी। बस इतनी चीजें लिखनी है। फिर आप चाहो तो ये वाली लाइन लिख सकते हो, ये वाली, द वार्म एयर एट द लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द, और एक ये वाली, इन दिस विंड सर्कुलेशन कैसे होता है, इसी तरीके से होता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि विंड्स ऐसे क्यों नहीं आ रही है, हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, विंड्स ऐसे क्यों नहीं आ रही है, ये ऐसे टेढ़ा होके क्यों आ रही है, वो इसलिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि विंड की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जो चीज़ बता रखी है वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इस चैप्टर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड, गर्मियों में क्या होता है, लैंड जो होती है वो बहुत जल्दी, जो इक्वेटर के पास वाली जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उसके ऊपर वाली जो ये लैंड है ये बहुत जल्दी गर्म हो गई है, तो गर्म हवा जल्दी से उठने लग गई, ठीक है। द एयर ओवर द, ये लाइन काट दो, वही चीज़ सेम चीज़ लिखी हुई, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस, जो हवा लैंड के ऊपर है वो गर्म होने लग गई और उठने लग गई। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड, और इसी वजह से क्या होगा, समझ लो यहाँ पर हमारा इंडिया है, ये हमारे इंडिया की लैंड है, और यहाँ पर ओशन भरा हुआ है, ये हमारी इंडिया है ऐसे कर, और यहाँ पर है इंडियन ओशन वगैरह है, ठीक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो इधर क्या हुआ, इधर ओशन है, इधर क्या है, ओशन। अब ओशन पे है क्या, हाई प्रेशर, ओशन पे है ठंडी हवा, हाई प्रेशर, और हमारे इंडिया पे क्या बन रखा है, लो प्रेशर। इंडिया पे क्या बना है, लो प्रेशर बना है ना, गर्म है इंडिया, तो एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। सो ओशंस पर क्या है, हाई प्रेशर है, एंड हमारे इंडिया के जो लैंड है उस पर है लो प्रेशर, तो एयर कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जो ओशन के ऊपर वाली जो हवा है वो हमारे इंडिया की तरफ आएगी। अब ओशन के ऊपर वाली हवा साथ में अपने अंदर क्या कैरी करेगी, वाटर के ड्रॉपलेट्स कैरी करेगी, और जब वो हवा इंडिया में आएगी तो वो बारिश कॉज करेगी, क्या करेगी, बारिश करेगी। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन, इसकी वजह से क्या होता है, लैंड क्या होती है, गर्म होती है, एंड उसकी हवा जो है वो ऊपर राइज होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हवा होती है वो ओशन से लैंड की तरफ मूव करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मॉनसून विंड कहते हैं। पता चल गया ना मॉनसून विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथ साथ क्या लेकर आती है, वाटर, अपने अंदर वाटर कैरी करती है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है। अब सर्दियों में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, हमारे इंडिया के लैंड पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और जैसा कि जो सन है वो इक्वेटर के थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की तरफ मूव हो जाता है, मतलब ओशंस की तरफ चला जाता है, तो ओशन जो है, पानी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो हमारे इंडिया से क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, तो हमारे इंडिया की जितनी भी हवा है वो सारी जाने लगेंगी, सब जाने लगेंगी। द मानसून विंड कैरी द वाटर एंड इट्स रेन, ये जो मानसून विंड्स होती हैं जो आ रही होती हैं, ये अपने अंदर क्या कैरी करती हैं, वाटर, और इसी वजह से क्या होती है, बारिश। अब नेक्स्ट, द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। जो मानसून वर्ड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है कि वो एक अरेबिक वर्ड से आया है, मौसम, मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन। ओके, अब नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, थंडर स्टॉर्म उस जगह पर होता है जो जहाँ पर बहुत हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एरियाज बेसिकली क्या होता है, ये अर्थ है इक्वेटर के ऊपर वाले एरियाज में, ठीक है, जैसे हमारा इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो द राइजिंग टेम्परेचर, थंडर स्टॉर्म होता कैसे, अगर आपका टेम्परेचर, जो आपकी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगेंगी, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगेंगी, एंड दीज विंड्स कैरी द वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये हवाएं अपने साथ साथ क्या कैरी कर रही हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स कैरी कर रही हैं, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं और ज़मीन पे गिरने लगते हैं, जिसे आप ओले कहते हो या फिर बर्फ़ कहते हो, ठीक है, तो जब ये सब होने लग जाता है एंड थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ, थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, थोड़े बहुत फ्रीज वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, ठीक है, जमे हुए वाटर ड्रॉपलेट्स, विद राइजिंग एयर क्रिएट अ लाइटनिंग, साथ में लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, बिजली की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इसको हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म। और ये सब कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं,
ये थंडरस्टॉर्म तभी क्रिएट होता है। एंड थंडरस्टॉर्म की डेफिनेशन क्या है वो आप ये वाली लिख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से का थंडरस्टॉर्म होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि थंडरस्टॉर्म से ही साइक्लोन बन जाता है कभी कभी। थंडरस्टॉर्म की वजह से बहुत तेज बिजली कड़क रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश ने क्या किया है पूरे एरिया को भर दिया है, ठीक है। एक एरिया को पूरी जगह बाढ़ वगैरह आ गई है, तो वही बाढ़ क्या करेगी, वही फ्लड क्या करेगा, साइक्लोन को एक तरीके का फॉर्मेशन दे देगा। तो अब थंडरस्टॉर्म से साइक्लोन कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है, वाटर रिलीजेस हीट। वाटर के अंदर जितनी गर्माहट होती है, वाटर के अंदर जितनी गर्माहट होगी वो सारी रिलीज कर देगा वाटर। और जब ये हीट रिलीज होगी तो हवा, हीट क्या होती है, हीट के ऊपर वाली एयर हमेशा गर्म होती है, तो ये ऊपर ऊपर उड़ने लगेगी, ठीक है। हीट रिलीज हो गई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये वेपर्स में चेंज हुई, वेपर्स में चेंज होने के बाद ये क्लाउड्स बना देगी, क्लाउड्स बनाने के बाद ये वापस रेन के फॉर्म में आ जाएगी। तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म वाटर क्या करेगा, वाटर रिलीजेस हीट, ठीक है। जब थंडरस्टॉर्म, जब बिजली खड़केगी तो वाटर के अंदर ऑब्वियसली हीट पैदा होगी, तो वो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, फिर वो वेपर्स में बदलेगी, फिर वो रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस वार्म द एयर अराउंड, तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी हवा आसपास में है वो भी साथ में गर्म हो जाएंगी। इससे क्या होगा, एक एक बूंद में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मतलब बहुत तेज बारिश होने लगेगी। दिस कॉज एयर टू रश इन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। इससे क्या होता है कि सारा पानी एक ही साथ एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगता है और जस्ट ये ऐसे मूवमेंट में, मतलब सर्कल में ये मूव करने लग जाता है, एक तरीके का स्टॉर्म बना लेता है ये। स्टॉर्म में क्या होता है, हवाएं भी चलने लगती हैं, वाटर फ्लडिंग भी होती है साथ में। दिस साइकिल causes a large low pressure system accompanied by a strong high speed winds that are swirled around it। अब हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, ठीक है, हाई स्पीड विंड्स है, तो इसका मतलब प्रेशर बहुत लो होगा। तो इसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, बट हवाएं चलने के कारण ये बहुत तेज़ी से मूव करता है। प्रेशर भले ही कम होता है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा हो, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज द काम। अब साइक्लोन किस तरीके का, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस तरीके का आपको साइक्लोन दिखता है, ठीक है। जो साइक्लोन में एकदम बीच वाला एरिया होता है, जो साइक्लोन में एकदम बीच वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा शांत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है, उसके अंदर इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। वो बहुत एरिया बहुत काम होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं आई। क्या कहते हैं, बीच वाले को हम आई कहेंगे, या डायग्राम आप बना सकते हो, बीच वाले को हम आई कहेंगे। इसका डायामीटर 10 to 30 किलोमीटर होता है, मतलब आई जो है इतने एरिया में होती है, ठीक है, मोस्टली अराउंड द आई। अब आई के आसपास क्या होता है, ठीक है, अब आई के पास क्लाउड्स का रीजन होता है, मतलब बादलों का रीजन होता है टू द 150 किलोमीटर तक। दिस ऑल्सो हैज़ द विंड विद स्पीड्स अप टू 150 to 250 किलोमीटर। अब इसी क्लाउड्स में बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं जिनकी स्पीड होती है 150 to 250, इतनी स्पीड से हवाएं चल रही होती हैं। द स्पीड ऑफ द विंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जो हवा की स्पीड होती है वो कम होती रहती है जैसे ही वो आई से दूर जाती है, ठीक है। समझ लो अगर हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ जो है हवा की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, हवा की स्पीड कम हो जाएगी और प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ प्रेशर, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी ना ये सब अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, साइक्लोन। बट जैसे ये घर, समझ लो किसी घर को इसने अपने अंडर में ले लिया है, तो ये जो घर है ये जैसे अंदर जाता जाएगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर जाते जाते प्रेशर कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि अंदर स्पीड, विंड की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी क्या स्ट्रक्चर होता है। अ साइक्लोन इज कॉल्ड अ हरिकेन। साइक्लोन को हम हरिकेन कहते हैं। अमेरिका, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उधर साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस और जापान में साइक्लोन को टाइफून के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टोर्नेडो क्या होता है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, थंडरस्टॉर्म से ही साइक्लोन बनता है। टोर्नेडो क्या होता है, और टोर्नेडो अकर्स विद इन अ साइक्लोन। साइक्लोन जैसा ही होता है कुछ। इट इज़ इन द शेप ऑफ द रोटेटिंग फनल। जैसे फनल आपने देखा, फनल कुछ इस तरीके का होता है, तो ये रोटेटिंग फनल की जैसे होता है, ठीक है, रोटेट करता रहता है। डेट सक इन द डेब्रिस, डस्ट एंड एवरीथिंग एट द बॉटम एंड थ्रोज देम आउट एट द टॉप। अब क्या होता है कि ये क्या करेगा, इसके अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी होती है, बहुत सारी। अगर इसने कोई भी चीज़ नीचे से पिकअप किया, कोई आदमी है या फिर कोई भी घर है, तो वो चीज़ गोल 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 घूमते घूमते ऊपर तक जाएगी एंड फिर वो ऊपर से थ्रो अप हो जाएगी, मतलब ऊपर से फेंक देगा, ठीक है। डस्ट एंड एवरीथिंग एट द बॉटम एंड थ्रोज देम आउट एट द टॉप। ओके, ऊपर ले जाते जाते ऊपर से फिर वो गिर जाएगी नीचे, ठीक है। कोई घर, कोई पर्सन है, वो ये उसको घुमाते घुमाते ऊपर ले जाएगा एंड फिर ऊपर से नीचे ड्रॉप हो जाएगा वो।
इट्स डायामीटर, उसकी डायामीटर क्या है, रेंजेस फ्रॉम अ मीटर। जो भी चीज़ आपकी बुक में लिखी है इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, सब बुक से इंक्लूड की गई है, बल्कि इसमें और छोटी मैंने नोट्स में आपको इसको स्मॉल में करके बताया। इट्स डायामीटर रेंजेस फ्रॉम, उसका डायामीटर कितना है, मीटर टू किलोमीटर, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, 300 किलोमीटर, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी। आप देख रहे हो साइक्लोन में कितना था, 150 to 250 था, ठीक है, लेकिन इसमें 300 तक जा रहा है स्पीड, बहुत तेज सी के साथ आता है टोर्नेडो। नेक्स्ट क्या है, अगर लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, मतलब एक तरीके से अगर थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो कॉमन है, ये बात आपको पता है कि क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टेप्स टू फॉलो इफ द स्टॉर्म फॉलोड बाय द लाइटनिंग। अगर थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अवॉइड टेकिंग रिफ्यूज अंडर आइसोलेटेड ट्री, कोई बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, तो उस पेड़ के नीचे आप बिल्कुल भी रिफ्यूज मतलब शेल्टर मत लो, रिफ्यूज की जगह आप शेल्टर लिख लेना, उसकी जगह बिल्कुल शेल्टर मत लेना, क्या पता वो पेड़ आपके ऊपर गिर जाए। इफ़ अगर आप फॉरेस्ट में हो तो कोई छोटे ट्री के अंदर नीचे आप शेल्टर ले सकते हो। अब देखो आपको सारे नहीं लर्न करने, आपको जो भी 5 अच्छे लग रहे हैं या फिर कोई 3 अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि कितने का आ सकता है पेपर में, अगर आपको लगता है कि 3 मार्क्स का आएगा तो आप 3 पॉइंट्स लर्न कर लो, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए 5 लर्न कर लो, ठीक है। डू नॉट, सेफ्टी के लिए मतलब क्या पता पेपर में 5 आ जाए, ठीक है, तो डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे मत ऐसे ही रहना क्योंकि आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। डू नॉट ट्राई टेकिंग कवर अंडर अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में क्यों नहीं लेना, ये क्वेश्चन आता है। अम्ब्रेला में इसलिए लेना है क्योंकि द टॉप ऑफ द अम्ब्रेला इज कवर्ड विद द मेटल। जो अम्ब्रेला का टॉप होता है वो मेटल से कवर होता है, और मेटल तो कितना अच्छा गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको आसानी से करंट दे सकता है। नेक्स्ट है अवॉइड सिटिंग नियर द मेटल शेड, कोई भी मेटल की जगह पे मत बैठना। ओपन गैराज में तो बिल्कुल मत बैठना, वहाँ तो बहुत सारी मेटल की चीज़ें होती हैं। इफ़ इन वाटर, अगर आप कहीं वाटर में हो तो वहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है, एंड गो, और बिल्डिंग के नीचे चला जाओ, क्योंकि वाटर भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है अगर आप कार और बस में बैठे हो तो उसको किसी अच्छी सेफ जगह पर ले जाओ। अगर साइक्लोन आ गया तब क्या करोगे। साइक्लोन फोरकास्ट एंड, अच्छा ये तो पहले से चीज़ होती है कि आपको वार्निंग दे दी जाती है, ठीक है, फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस होती है, और सर्विस के लिए भी सब रेडी हो जाते हैं पहले से ही। रैपिड कम्युनिकेशंस ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी को और वार्निंग्स दे दी जाती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। जितने भी फिशरमैन हैं, शिप्स हैं, ठीक है, उन सबको वार्निंग दी जाती है कि सब लोग साइक्लोन आता है, कहाँ से आता है, सी से ही आता है, ओशन से ही तो आता है, तो वहाँ से सब लोग दूर चले जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। अब जैसे कुछ जगह होती है जहाँ कन्फर्म होता है कि साइक्लोन आना ही आना है, तो उस जगह पे साइक्लोन शेल्टर्स बना दिए जाते हैं, पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की जाती है। ओके, तो ये तो 3 लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि अगर साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, तब आप क्या प्रिकॉशंस लोगे। अगर आपके एरिया में हिट कर चुका है साइक्लोन, पहला वाला था कि अगर हिट करने से पहले, अब हिट कर चुका है, तो डू नॉट ड्रिंक द वाटर डेट कुड बी कंटैमिनेटेड, कोई भी वाटर मत करना जो कि कंटैमिनेटेड आ चुका हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जो है डेथ हो गई होगी उनकी, तो वो वाटर बिल्कुल भी मत करना। पहले से ही अपने ऑलवेज स्टोर द ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसी, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, उसी के साथ है। डू नॉट टच वेट स्विचेस को, गीले स्विचेस को मत टच करना, या फिर आपका गीला हाथ हो तो मत टच करना, ठीक है। पावर लाइंस, जो पावर लाइंस गिर चुकी हैं उनको बिल्कुल नहीं टच करना है। डू नॉट गो जस्ट आउट फॉर द सेक ऑफ फन, मजे के लिए तो बिल्कुल बाहर मत जाना। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग द अनड्यू डिमांड्स। अब जो रेस्क्यू फोर्स होती है जो कि लोगों की हेल्प करती है, अगर आपको उनकी हेल्प नहीं चाहिए तो आप फालतू में उसमें डिमांड्स मत करना, क्योंकि उनको बहुत लोगों की मदद करनी होती है, उनको प्रेशराइज मत करना। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, जितना अपने नेबर्स और फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो उतना करना। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। एनीमोमीटर जो होता है विंड की स्पीड नापने के लिए, ठीक है, विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे लगा होता है, बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है ये, जिससे पता लगता है कि कितनी विंड स्पीड है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।